हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। अचानक एक बार फिर आपके बीच में आए हैं और इस बार अचानक बीच में आने का एक बहुत बड़ा कारण है। और जैसा कि आप लोगों ने हमारे अगर इस मैसेज को देखा है तो साफ साफ लिखा हुआ है कि आरक्षण भारत का हमेशा से भारत की राजनीति का ज्वलंत विषय रहा है। तो ऐसे विषय पर बात करना अपने आप में एक टेढ़ी खीर की भांति है। तो ऐसी स्थिति में क्यों आना पड़ा अचानक बीच में, ऐसा क्या हो गया देश में। दोस्तों, आप लोगों को शायद पता होगा, आपने समाचार पत्रों के माध्यम से ये देख लिया होगा कि अभी हाल ही में बुधवार को मोदी सरकार की कैबिनेट की एक मीटिंग हुई, मोदी मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई और इस बैठक में जो जिन विषयों पर चर्चा की गई उन विषयों का संबंध आरक्षण से। पहली बात यह कही गई कि आरक्षण जो है 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष किया जाएगा, ऐसा कहा गया। और दूसरी जो बात है वो ये कहा गया कि एंग्लो इंडियंस को जो आरक्षण प्राप्त था उसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगा दोस्तों कि आप लोगों के बीच में आना चाहिए। आरक्षण के संदर्भ में बहुत सारी भ्रांतियां समाज में जो है उसे मुझे लगता है कि आप लोगों से विचार विमर्श करके थोड़ा दूर भी किया जाना चाहिए। और कौन सा आरक्षण है जो 70 वर्ष से बढ़कर 80 वर्ष हो रहा है। कई सारे विद्यार्थी कई सारे प्रश्न पूछ रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से, तो मुझे लगा कि आरक्षण जैसे विषय पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, एक और भी बात आती है कि ये अचानक क्या हो गया कि 70 से 80 वर्ष करना पड़ रहा है और अचानक आपके बीच में अभी एकदम अचानक क्यों आए हैं। तो इसका एक बहुत विशेष कारण है दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि हमारी संसद का शीतकालीन सत्र अभी चल रहा है और आप ये भी जानते होंगे कि 13 दिसंबर को यह शीतकालीन सत्र समाप्त हो जाएगा। 13 दिसंबर को यह शीतकालीन सत्र समाप्त हो जाएगा। आज सैटरडे है, कल संडे है। कल संडे को, रविवार को संसद में किसी भी प्रकार का काम नहीं होने वाला है। तो इसका सीधा सा मतलब है 9, 10, 11, 12 और 13 5 दिन और शीतकालीन सत्र चल रहा है। 5 दिन के इस शीतकालीन सत्र में क्या होने वाला है। यूं तो देश की संसद बहुत सारे काम करने वाली है, लेकिन जैसा कि हमको लग रहा है, जैसा कि मोदी जी की सरकार ने, मोदी कैबिनेट ने एक निर्णय लिया कि आरक्षण जो है 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष करेंगे। तो ये जो आरक्षण 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष करेंगे, इसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना होगा। इन्हीं सब विषय पर बातचीत करने के लिए आप लोगों के बीच में है। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे मित्र टिप्पणियां भी कर रहे हैं कि आरक्षण हटाओ, देश बचाओ, कुछ आरक्षण के पक्ष में बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी का पक्ष लेना नहीं है। बात एकदम साफ सुथरी संविधान में जो लिखी हुई है वो बात आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। साथ ही साथ आरक्षण को लेकर समाज में यदि किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति है तो उस भ्रांति को दूर करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए और उसी वजह से हम आप लोगों के बीच में आए। तो जरा देखिए दोस्तों, आरक्षण के संदर्भ में क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन। सबसे पहले मुझे लगता है कि हमको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए और वो ये है कि आरक्षण 3 प्रकार का होता है। ध्यान से सुन लीजिएगा। भारत में जो रिजर्वेशन दिया गया है उस रिजर्वेशन को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। एक आरक्षण सरकारी नौकरियों में, आरक्षण सरकारी नौकरियों में एक। दूसरा जो रिजर्वेशन है वो है शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के समय, प्रवेश के समय जो रिजर्वेशन मिलता है वो शिक्षण संस्थानों में आरक्षण। और तीसरा प्रकार का जो रिजर्वेशन है उसे हम लोग पॉलिटिकल रिजर्वेशन कहते हैं, राजनीतिक आरक्षण कहते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान में ये तीनों प्रकार के रिजर्वेशन है। बहुत ढंग से सुनिएगा, मैं ये चाह रहा हूं कि आपके कॉन्सेप्ट अधिक से अधिक क्लियर हो। सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण है उसका आधार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(4) है। आप लोग जानते हैं 16(4) में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ऐसे लोग जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से हैं तथा ऐसे लोग जो पिछड़े हुए लोग हैं उन लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जा सकेगा, ऐसा अनुच्छेद 16(4) में लिखा हुआ है। आप लोग दोस्तों ये भी जानते हैं 16(4)(a) भी आरक्षण से संबंधित है, प्रमोशन में आरक्षण की बात करता है और वो SC और ST के आरक्षण की बात करता है। साथ ही साथ 16(4)(b) वो भी आरक्षण से संबंधित है और वो ये कहता है कि अगर बैकलॉग की भर्ती करनी हो तो ऐसी स्थिति में 50% की जो सीमा है उसे क्रॉस किया जा सकता है। ऐसा 16(4)(a) और 16(4)(b) ये तीनों कुल मिलाकर आरक्षण के संदर्भ में हो गए। और दोस्तों आप लोग ये भी जानते हैं कि अभी हाल ही में मोदी की सरकार ने
संविधान में एक संशोधन भी किया था, 103वां संविधान संशोधन, आप लोग जानते हैं। 103वें संविधान संशोधन के तहत हमारे जो सामान्य वर्ग के जो लोग थे, जो आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग थे, उन्हें 10% आरक्षण दिया गया सरकारी नौकरियों में। तो कुल मिलाकर पहला जो आरक्षण है वो सरकारी नौकरियों में आरक्षण है। दूसरी बात करते हैं शिक्षण संस्थानों की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(4) साफ साफ शब्दों में कहता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति तथा ऐसे लोग जो सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय जो आरक्षण दिया गया है उसका आधार 15(4) है। और दोस्तों आप लोग जानते हैं मोदी जी की सरकार के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किया गया, जिसके तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को शिक्षण संस्थानों में 10% का जो आरक्षण दिया गया उसका आधार 15(6) है। अब हम लोग बात करते हैं राजनीतिक आरक्षण की, पॉलिटिकल रिजर्वेशन की। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, क्योंकि ये जो बहस जो चल रही है और जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में आना पड़ा, या मोदी जी की कैबिनेट ने जो निर्णय लिया, वो सारा का सारा राजनीतिक आरक्षण ही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करता है, राजनीतिक आरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 330 ये कहता है, बहुत ध्यान से सुनिए आप, अनुच्छेद 330 ये कहता है कि लोकसभा में एससी व एसटी को आरक्षण होगा। लोकसभा में एससी व एसटी को आरक्षण होगा, ऐसा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 कहता है। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 331 ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि लोकसभा में एक भी आंग्ल भारतीय निर्वाचित नहीं हुआ है, एक भी एंग्लो इंडियन निर्वाचित नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में इस वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकेंगे, ऐसा अनुच्छेद 331 में लिखा हुआ है। आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाएंगे लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, और ये 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाएंगे। दोस्तों 330, 331 के बाद में भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 332, और 332 ये कहता है विधानसभा में एससी और एसटी को आरक्षण प्राप्त होगा, ऐसा 332 कहता है। और साथ ही साथ अनुच्छेद 333 को भी अपने को देख लेना चाहिए। अनुच्छेद 333 ये कहता है कि यदि राज्यपाल को ऐसा लगता है कि विधानसभा में एक भी आंग्ल भारतीय मनोनीत नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में आंग्ल भारतीय समुदाय को समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए एक एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जा सकता है विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा, ऐसा लिखा हुआ है अनुच्छेद 333 में। दोस्तों आज की जो सारी बहस है वो सारी बहस इन अनुच्छेदों को लेकर ही है। ये हमारा कॉन्सेप्ट पहले तो क्लियर होना चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 334। अनुच्छेद 334 में यह लिखा हुआ है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब अनुच्छेद 334 में यह लिखा हुआ था कि ये वाले जो प्रावधान है 330 के तहत लोकसभा में एससी और एसटी को आरक्षण, 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में मनोनीत करना, और 332 के तहत विधानसभा में एससी और एसटी को आरक्षण, तथा अनुच्छेद 333 के तहत एक आंग्ल भारतीय विधानसभा में मनोनीत किया जाएगा। ये वाला जो प्रावधान है वो 10 साल के लिए होगा, ऐसा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 मूलतः इसमें इस प्रकार की शब्दावली उल्लेखित थी कि 330, 331, 332 तथा 333 के तहत जो आरक्षण दिया गया वो 10 साल के लिए लागू होगा। दोस्तों आप लोग जानते हैं हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 334 ये कहता है कि आरक्षण 10 साल के लिए होगा। और कौन सा आरक्षण? पॉलिटिकल रिजर्वेशन, राजनीतिक आरक्षण। 330, 331, 332 तथा 333 के तहत लोकसभा और विधानसभा में एससी और एसटी तथा एंग्लो इंडियंस के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में अनुच्छेद 334 में लिखा हुआ था, ये 10 साल के लिए लागू होगा। अगर 10 साल दोस्तों इसमें जोड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में 25 जनवरी 1960 तक के लिए ये आरक्षण होगा, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 334 जो कि मूलतः अगर बात करें तो ऐसा कहता था।
दोस्तों जैसे ही 1959 का वर्ष आया, देश की संसद ने इस बात को महसूस किया कि जिस उद्देश्य से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडियंस के आरक्षण का प्रावधान किया गया, वो उद्देश्य अभी भी पूरा नहीं हो पाया। तो ऐसी स्थिति में ये जो 10 वर्ष की जो अवधि थी, उस 10 वर्ष की अवधि को संविधान में संशोधन करके इसकी जगह पर 20 वर्ष लिख दिया। अनुच्छेद 334 में संशोधन होकर इस तरह से हो गया कि संविधान लागू होने के बाद 330, 331, 332 तथा 333 का ये जो आरक्षण है 20 वर्ष तक लागू होगा। तो 1970 में 25 जनवरी तक 1970 तक ये आरक्षण का प्रावधान हो गया। लेकिन जैसे ही 69 का वर्ष आया, फिर हमारी संसद ने महसूस किया कि जिस उद्देश्य से आरक्षण का प्रावधान किया गया वो उद्देश्य अभी भी पूरा नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में इस आरक्षण को बढ़ाकर हमने 30 वर्ष के लिए कर दिया। फिर यह आरक्षण 25 जनवरी 1980 तक के लिए हो गया। फिर हमने 79 में इस बात को महसूस किया कि अभी भी उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया, तो 30 को काटकर हमने अनुच्छेद 334 के अंतर्गत 40 वर्ष लिख दिया। फिर जब 40 वर्ष पूरे हुए, तब फिर हमने इस बात को महसूस किया कि अभी भी जो उद्देश्य से आरक्षण स्टार्ट किया गया था, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, तो हमने 40 काटा और 50 वर्ष लिख दिया। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि 25 जनवरी 2000 तक के लिए आरक्षण का प्रावधान हो गया। लेकिन 1999 में फिर हमने महसूस किया कि ये उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। जो सामाजिक न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से हमने एससी और एसटी तथा एंग्लो इंडियंस के लिए लोकसभा तथा विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान किया, वो उद्देश्य अभी भी पूरा नहीं हो पाया। तो हमने 50 को काटकर अनुच्छेद 334 के अंतर्गत 60 वर्ष रख दिया। दोस्तों ये आरक्षण 2010 तक के लिए हो गया। ऐसी स्थिति में हम ये भी कह सकते हैं कि ये आरक्षण 25 जनवरी 2010 तक के लिए हो गया। फिर क्या हुआ दोस्तों, 2009 में 95वां संविधान संशोधन किया गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वर्ष 2009 में 95वां संविधान संशोधन किया गया और 95वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 334 में जो 60 वर्ष की जो अवधि लिखी हुई थी, उस 60 वर्ष को काटकर दोस्तों अनुच्छेद 334 में 70 वर्ष लिख दिया। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि अनुच्छेद 330, 331, 332 तथा 333 के तहत एससी, एसटी तथा एंग्लो इंडियंस को जो आरक्षण दिया गया था, वो आरक्षण 70 वर्ष के लिए लागू होगा दोस्तों। ऐसा अनुच्छेद 334 में लिखा गया 95वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों मोदी जी की सरकार को अचानक जो फैसला लेना पड़ा, बुधवार को उनके मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई, उस बैठक में ये जो फैसला लिया गया आरक्षण की अवधि को बढ़ाने का, मुझे कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे, जो अवधि बढ़ाने का जो फैसला किया गया वो इसी वजह से किया गया क्योंकि 95वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 334 के अंतर्गत जो 70 वर्ष की जो अवधि उल्लेखित की गई, दोस्तों वे वाली जो अवधि है वो आगामी 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो रही है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर 25 जनवरी 2020 से पहले यदि संविधान में संशोधन नहीं हुआ तो अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, 332 तथा अनुच्छेद 333 के तहत लोकसभा और विधानसभा में एससी और एसटी को तथा एंग्लो इंडियंस के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया, वो वाली अवधि इस डेट को समाप्त हो जाती। इस वजह से संविधान में संशोधन करना जरूरी हो गया था। इसलिए मोदी जी की सरकार ने अब फैसला ले लिया है बहुत जल्दी, क्योंकि शीतकालीन सत्र चल रहा है, 13 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा, तो बहुत जल्दी ही संविधान में संशोधन करने के लिए बिल लाया जाएगा। और अभी से आपको बता रहे हैं वो बिल 126वां संविधान संशोधन विधेयक होगा। 125 संविधान संशोधन विधेयक हमारी संसद में रखे जा चुके हैं। 125वां संविधान संशोधन विधेयक फरवरी 2019 में रखा गया, जो कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। वो अभी पेंडिंग है, अभी तक उस बारे में आगे प्रोग्रेस नहीं हुई है। पेंडिंग इसलिए है क्योंकि वो राज्यसभा में रखा गया, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी बिल को अगर राज्यसभा में रखते हैं तो वो बिल पड़ा रहता है, वो कभी भी पारित हो सकता है। दोस्तों अभी तक भारत के संविधान में
103 अमेंडमेंट हो रखे हैं और 103वां जो अमेंडमेंट था वो सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण से संबंधित था। अब 126वां संविधान संशोधन विधेयक लाया जाएगा और हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि आज सैटरडे, कल संडे, 5 दिन और पड़े हैं, 9, 10, 11, 12 और 13। इन 5 दिनों के अंदर अंदर शायद मुझे लगता है कि 126वां संविधान संशोधन विधेयक हमारी संसद में आ सकता है और न केवल आएगा बल्कि यह भी लग रहा है कि शायद वो पारित भी होगा, क्योंकि जो वर्तमान का जो आरक्षण है वो आरक्षण 25 जनवरी 2020 तक के लिए ही है। इस वजह से संविधान में संशोधन होना तय है। वो जो भी संविधान में संशोधन होता है वो 126वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में आता है, तो वो अगर संसद से मंजूर हो गया, राष्ट्रपति ने अगर उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए, तो ऐसी स्थिति में वो 104वें संविधान संशोधन के रूप में लागू हो सकता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों। एक बात मैं और क्लियर करना चाहता हूं आरक्षण के संदर्भ में। पहली बात, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का इस वाले संविधान संशोधन, प्रस्तावित संविधान संशोधन के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, सरकारी नौकरियों के आरक्षण का इस वाले प्रस्तावित संविधान संशोधन के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के संदर्भ में जो आरक्षण दिया गया उसका भी इस मामले के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध केवल और केवल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330, 331, 332 तथा 333 के तहत लोकसभा और विधानसभा में दिए गए आरक्षण से संबंधित है। और एक बात आपको और क्लियर करना चाहते हैं, राज्यसभा में किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है, विधान परिषद में भी किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है। जो भी रिजर्वेशन है वो लोकसभा के संदर्भ में है, जो भी रिजर्वेशन है वो विधानसभा के संदर्भ में। एक तो बात थी दोस्तों ये। दूसरी बात जो और क्लियर होनी चाहिए, और वो क्लियर ये होनी चाहिए, एंग्लो इंडियंस को लेकर बहुत सारी बात चल रही है दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 331 राष्ट्रपति को इस बात की पावर देता है कि राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में मनोनीत करे, जबकि 333 राज्यपाल को इस बात का पावर देता है कि वो 1 एंग्लो इंडियन को विधानसभा में मनोनीत करे। आप लोग जानते हैं कि मोदी जी की सरकार जब मई 2014 में आई थी, उस सरकार के द्वारा लंबे समय तक कोई एंग्लो इंडियन लोकसभा में मनोनीत नहीं किया गया था। अगस्त 2015 यानी सरकार बनने के 15 महीने बाद मनोनीत किए गए। आप लोग ये भी जानते हैं कि मोदी जी की ये जो वर्तमान की जो सरकार है ये भी मई 2019 से वापस आई है और 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत नहीं किए गए। उससे पहले से ही हमको ये साफ साफ लगने लग गया था कि शायद ये अब प्रावधान समाप्त करने के इच्छुक है। तो मोदी जी की मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई उस बैठक में इस और संकेत भी किया गया कि एंग्लो इंडियंस को किसी भी प्रकार के मनोनयन की अब कोई आवश्यकता नहीं है। तो सरकार की जो मंशा है उससे साफ साफ लगता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333 अब समाप्त किए जा सकते हैं। तो प्रस्तावित जो संविधान संशोधन है, मुझे ऐसा लग रहा है उसके द्वारा अनुच्छेद 334 में चेंज होगा, 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष किया जाएगा, ऐसा हमको लग रहा है। और साथ ही साथ अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333 समाप्त किए जा सकते हैं, इसकी भी पूरी संभावना है। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारी संविधान सभा में फ्रैंक जे एंथोनी एक एंग्लो इंडियन के रूप में शामिल रहे हैं और फ्रैंक जे एंथोनी तो हमारी लोकसभा में 8 बार मनोनीत हुए हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की तरफ से। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये प्रावधान हमेशा से रहा है, लेकिन अब ये प्रावधान समाप्त होने की पूरी संभावना है। तो जो प्रस्तावित संविधान संशोधन है उसके तहत अनुच्छेद 331 समाप्त होगा अगर एंग्लो इंडियन का आरक्षण लोकसभा में समाप्त करना हो तो, और अनुच्छेद 333 समाप्त होगा अगर विधानसभा में एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त करना है। साथ ही साथ अनुच्छेद 334 में अमेंडमेंट होगा और अमेंडमेंट करके 70 वर्ष का जो आरक्षण है उसे बढ़ाकर 80 वर्ष किया जा सकता है, ऐसा भी लग रहा है। अगर 80 वर्ष हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वो जो आरक्षण है वो 25 जनवरी 2030 तक के लिए हो जाएगा। मोदी जी की सरकार ने इस संदर्भ में निर्णय ले रखा है। दोस्तों एक बात और कहना चाहते हैं, और वो बात क्या है? वो बात ये है कि हमको ऐसा लगता है कि आरक्षण लोकसभा में है, हमको ऐसा लगता है कि विधानसभा में आरक्षण है। दोस्तों एकदम बात क्लियर करना चाहते हैं,
73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा विधानसभाओं में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा विधानसभा और लोकसभा की भांति पंचायत राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पंचायत राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं में भी एससी और एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, आप मुझसे एक प्रश्न पूछ रहे होंगे, आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि जो पंचायत राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं में एससी और एसटी को जो आरक्षण दिया गया उसके बारे में क्या प्रावधान है। तो शायद दोस्तों आप लोग जानते होंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के संदर्भ में है, अगर आप लोगों ने अनुच्छेद 243 डी को अगर ढंग से देखा है, जो पंचायत राज संस्थाओं में आरक्षण की बात करता है एससी और एसटी के लिए जनसंख्या के आधार पर, वहां साफ साफ लिखा हुआ है कि पंचायत राज संस्थाओं में ये जो आरक्षण है वो तब तक लागू रहेगा जब तक अनुच्छेद 334 के तहत लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण प्राप्त है। इसका सीधा सा मतलब है कि लोकसभा और विधानसभा में एससी और एसटी को आरक्षण जो 70 वर्ष के लिए दिया गया, अगर उसको बढ़ाकर 80 वर्ष नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में पंचायत राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं में एससी और एसटी को जो आरक्षण दिया गया वो भी प्रभावित हो सकता है। तो इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आप लोगों के बीच में आया। फिर से सुन लीजिएगा, अगर संविधान संशोधन करना है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे 13 दिसंबर तक का टाइम है। इन 5 दिनों के अंदर अंदर बिल लाना तय है। 126वां बिल होगा क्योंकि अभी तक 125 लाए जा चुके हैं। हाँ, एक बात और हो सकती है कि संसद के सत्र को कुछ दिनों के लिए बढ़ा दिया जाए। दोस्तों, इन्हीं सब विषय पर बातचीत करने के लिए आप लोगों के बीच में आया था कि हमारे संसद के अंतर्गत आरक्षण के संदर्भ में किस प्रकार की बात चल रही है। तो आप लोगों ने मुझे मेरी बात को रखने का मौका दिया। मैं आप लोगों के बीच में इसी तरह से आता रहूंगा। आरक्षण बहुत हॉट इशू है, पक्ष और विपक्ष में बात करने का कोई आशय नहीं था। संविधान क्या कहता है और हमारी सरकार क्या करने जा रही है, संसद में क्या होने वाला है, इन सब विषय पर हम लोगों ने आप लोगों से चर्चा की। आप लोगों ने सुना, मुझे मेरी बात को रखने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Karsh app from Google Play Store. Karsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download Karsh app now.